हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ऐसी कंडीशन में उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। आज हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे होता है और क्यों होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ हो तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल जो प्योर सॉल्वेंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। और सबसे पहली चीज जो है वो हमें ये जानना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, क्या चीज है फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में जो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने क्या कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कोई भी लिक्विड जो है वो जम जाता है, तो जिस टेम्परेचर पर जम जाता है उसी को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग है। अब जो डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी कि वह टेम्परेचर जिस पर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी प्योर सॉल्वेंट जो होगा उसका वेपर प्रेशर और उसी सॉल्वेंट के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल होता है उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करें, क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solid phase of solvent is equal to the vapor pressure of liquid phase of solvent। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी कम हो जाएगा। इस चीज को हम लोग ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें किसके बीच में, वेपर प्रेशर और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लो कि ये जो लाइन है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज।
ये सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है। मान लेते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है, जो प्योर लिक्विड है, ये आकर के यहां पे मिल जाता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम लिख सकते हैं TF। ये हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अभी ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। अब अगर मान लो कि हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, तो ये आकर के सॉलिड जो फेज का वेपर प्रेशर है उसको यहाँ पे आकर के टच करता है, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो T1 है, ये टेम्परेचर T1 है। थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट किया इस सॉल्यूशन को, तो एक दूसरा सॉल्यूशन मिला और उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होता है इस पॉइंट पे। ये मान लेते हैं कि ये T2 है, तो ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1, और ये है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन 1 का जो वेपर प्रेशर है वो आकर के T1 टेम्परेचर पर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, जबकि सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर जो है वो T2 टेम्परेचर पर आकर के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। अभी आप लोगों को एक, अगर माइंड कर रहे होंगे तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज ऑफ सॉल्वेंट, जबकि यहाँ पे सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर कर लें कि इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर जो होगा वो केवल और केवल किसका होगा, सॉल्वेंट का, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप याद रखिएगा इस चीज को कि जो वेपर प्रेशर होगा या जो उसका फ्रीजिंग होगा, तो फ्रीजिंग केवल लिक्विड का होता है, और जो सॉल्यूट मिला हुआ है वो नॉन वोलेटाइल है, वो सॉल्यूट फ्रीज होता नहीं है, बल्कि वो सॉल्यूट उस फ्रीज्ड सॉल्वेंट के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है, वो ट्रैप्ड हो जाता है, वो फ्रीज नहीं होता है। तो फ्रीजिंग जब भी होगा तो सॉल्वेंट का ही होगा, सॉल्यूट जो उसके अंदर रहेगा वो ट्रैप्ड हो जाएगा, उसकी फ्रीजिंग नहीं होती है। तो अगर इस चीज से देखें हम लोग, तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो TF है, ये TF ज्यादा है इससे, T1 से और T2 से। TF जो है वो T1 और T2 से ज्यादा है। तो अगर हम लोग देखें कि TF माइनस T1, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल TF1, जबकि TF माइनस T2 इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल TF2। ये डेल TF1 और डेल TF2 यही डिप्रेशन है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। इन चीजों को जरा हम लोग पॉइंटेड कर ले, ए ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और ये है पॉइंट डी, और ये है पॉइंट ई। ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स के रूप में आएंगे। हम लोग इसको सिमिलर ट्रायंगल्स के रूप में मान के आगे का जो प्रोसेस है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज पता चली कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है, कमी हो जाती है। तो डिप्रेसिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट में होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल TF के द्वारा, इसको हम लोग डेल TF के द्वारा डिनोट करेंगे। और ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट बिकम क्लियर दैट कि डेल TF is directly proportional to the molarity of the solution,
डेल टी एफ जो है वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट विल डिसाइडेड बाय द मोलैलिटी, वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, मोलैलिटी के द्वारा, किसके, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के द्वारा ये डिसाइड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मोलैलिटी m इक्वल टू जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, WB अपॉन MB इंटू WA, अगर ये किलोग्राम में दिया गया है तो n, तो WB अपॉन MB इंटू WA इसमें दिया गया है किलोग्राम में, ये WB और MB ये कितना है, ये है NB अपॉन WA इन किलोग्राम, अगर ये ग्राम में है तो NB इंटू कितना 1000 अपॉन कितना WA इन ग्राम। MB जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो संख्या में होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डेल टीएफ जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोलों पर डिपेंड करती है, इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करता है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है कि डेल टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसा कि हम लोगों ने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स में, कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स वो किस पे डिपेंड करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। कैसे होता है उन चीजों को हम लोगों ने ग्राफिकली देखा था। दूसरी चीज, अगर यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हमें मिल जाता है क्या, डेल टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम, जहां पे केएफ क्या है, केएफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। तो अब हम लोग जरा देखें कि ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो इस ग्राफ से हमें क्या चीजें पता चल रही हैं, तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि टीएफ जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टीएफ जो है वो ग्रेटर देन कितना है, T1 एंड T2, टीएफ जो है वो ग्रेटर देन T1 और T2 है। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि जिस वेपर प्रेशर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए उसको P0 मान लेते हैं, और सॉल्यूशन 1 के लिए जिस पे होता है उसको P1 मान लेते हैं, सॉल्यूशन 2 के लिए जिस पे होता है उसको क्या मान लेते हैं, P2। तो अगर हम लोग देखें तो P0 इज ग्रेटर देन P1 and P0 is also greater than P2, P1 is also greater than P2. So from the graph it is clear that क्या चीज कि P0 is greater than P1 is greater than P2 और TF is greater than T1 is greater than T2। तो अगर ये सिचुएशन है तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि P0 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू डेल P1 और P0 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू डेल P2। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें तो TF माइनस T1 दैट इज इक्वल टू TF1 और TF माइनस T2 दैट इज इक्वल टू TF2। ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं डेल TF1 और डेल TF2। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ABD। एक ट्राइंगल, अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान ले तो एक ट्राइंगल मिल रहा है ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल क्या मिल रहा है, दूसरा ट्राइंगल मिल रहा है ACE। तो
एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल ACE। तो द कर्व इन ग्राफ shows two similar triangles। दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इसमें। कौन कौन सा? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी लॉ के आधार पर अगर हम लोग देखें तो BD अपॉन CE दैट इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू AD अपॉन AE। AD अपॉन AE। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो BD किसके बराबर है? BD है TF माइनस T1 के बराबर। BD जो इक्वल टू होगा ये हो जाएगा TF माइनस T1। और CE किसके बराबर है? CE जो है वो TF माइनस T2 के बराबर है। तो ये हो गया TF माइनस T1 अपॉन TF माइनस T2 दैट इज इक्वल टू, अगर AD को देखा जाए तो AD इक्वल टू P नॉट माइनस P1 के बराबर है, जबकि AE जो है वो P नॉट माइनस P2 के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे डेल TF1 अपॉन डेल TF2 दैट इज इक्वल टू डेल P1 अपॉन डेल P2। ये दोनों हम लोगों को रिलेशन मिल गए। इन रिलेशंस को देख करके ये क्लियर होता है कि डेल TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल P के। डेल TF जो है वो डेल P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन हम लोगों को मिला यहाँ पे। अब आइए राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले में रिलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स में किया था, तो राउल्ट्स लॉ को अगर अप्लाई करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से हमें क्या मिलता है? राउल्ट्स लॉ से हमें मिलता है कि जो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है? XB। या हम लिख सकते हैं कि P नॉट A माइनस PA दैट इज इक्वल टू P नॉट A XB। अभी अगर हम लोग देखें P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस PA, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल P दैट इज इक्वल टू P नॉट A XB। और हम लोग जानते हैं कि XB इक्वल टू कितना होता है? XB इक्वल टू होगा NB अपॉन NA प्लस NB, या यही इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन MB होल अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। और सॉल्यूशन चूंकि डाइल्यूट है तो WB अपॉन MB जो होगा वो लेसर देन लेस होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्टेड। तो WB अपॉन MB का होल अपॉन WA अपॉन कितना? MA, या इसी को लिख सकते हैं WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल P दैट इज इक्वल टू P नॉट A इंटू कितना हो गया? WB इंटू कितना? MA अपॉन कितना? MB इंटू कितना? WA। या और इसको हम लोग शॉर्ट करना चाहें तो WB अपॉन MB दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NB इंटू कितना? MA अपॉन कितना? WA, इसमें किलोग्राम में। अगर हम लोग देखें तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए P नॉट A और MA दोनों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर इस कांस्टेंट टर्म को हटा दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MB अपॉन WA इन kg। और हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा? हम लोगों ने देखा था कि TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल P के। तो अगर डेल P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि TF इक्वल टू कितना हो सकता है? डेल P हो सकता है। तो डेल P की जगह पे हम लिख सकते हैं TF। तो TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन WA इन kg, और यही किसके बराबर है? मोलैरिटी के बराबर है। तो
TF is directly proportional to molality, या TF इक्वल टू KF इंटू M, KF इंटू M, जहां पे KF जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्रायो का मतलब क्या होता है कि जब कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रायो कहते हैं, इसी को हम लोग क्रायोस्कोपी कहते हैं, जिसमें हम लोग भिन्न भिन्न लिक्विड्स को फ्रीज करके किसमें सॉलिड में लाने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो TF इक्वल टू हमको मिल गया कितना, KF M। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो डेल TF है, जो डेल TF है वो किसके बराबर है, डेल TF जो है वो बराबर है KF इंटू M के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी फॉर्मूले के द्वारा हम लोग यहीं पे डायरेक्टली एक और कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है उसका मोलर मॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी को, अभी हम लोगों ने पढ़ा यहां से कि NB इंटू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, तो इसके द्वारा हम यहां से MB को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको। Determination of molar mass of solute from depression in freezing point, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है सॉल्यूशन के अंदर उसका हम लोग मोलर मॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि डेल TF जो है दैट इज इक्वल टू KF इंटू M, KF इंटू M, यानी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा KF इंटू NB अपॉन WA इन ग्राम अगर है इंटू 1000, या इसी को हम लिख सकते हैं KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू कितना WA इन ग्राम। तो ये डेल TF इक्वल टू है, अगर हमें इसमें से MB कैलकुलेट करना है तो MB को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल लीजिए MB इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू WA इन ग्राम। बस इसी से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप इसी को और इस तरह से लिख सकते हो MB इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन डेल TF WA इन ग्राम, इसके द्वारा सीधा कर ले थोड़ा सा, तो इसके द्वारा हम लोग मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक पॉलिनेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा KF के बारे में जान लें। KF क्या है, हमने आपको बताया कि KF जो है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। KF की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो KF की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, इफ M इक्वल टू 1 फॉर अ सॉल्यूशन, अगर M इक्वल टू 1 है सॉल्यूशन, तो डेल TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, KF हो जाएगा। डेल TF इक्वल टू KF हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is equal to the depression in freezing point। ये इक्वल होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। अगर इसका हम लोगों को यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो डेल टीएफ दैट इज इक्वल टू कितना, केएफ इनटू क्या, एम। तो केएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल टीएफ अपॉन मोलैरिटी। टीएफ की डेफिनेशन क्या होगी, केल्विन। मोलैरिटी की डेफिनेशन वो यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो केल्विन अपॉन मोल पर किलोग्राम, यानी ये कितना हो जाएगा, केल्विन पर मोल पर किलोग्राम या केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये किलोग्राम को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ केएफ। ये केएफ की यूनिट हो जाएगी। केएफ को हम लोग एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। केएफ को अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसकी एंथैल्पी ऑफ जो फ्यूजन है, उसके आधार पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? केएफ इक्वल टू होता है mRTF स्क्वायर। केएफ इक्वल टू mRTF स्क्वायर अपॉन डेल फ्यूजन H। अगर मान लो कि ये ग्राम में है तो इनटू 1000, डेल फ्यूजन H इनटू 1000। तो इसके द्वारा भी हम लोग केएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जहां पे m क्या है, m जो है वो मोलर मॉस है, किसका, सॉल्वेंट का। टीएफ क्या है, टीएफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। और डेल फ्यूजन है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। तो इसके द्वारा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो की है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कैसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं और कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको स्टार्ट करने से पहले ये है कि हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में जाने, ऑस्मोसिस क्या होता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी जिसको हम लोगों को जानना चाहिए वो है एसपीएम। एसपीएम क्या है? देखो ऑस्मोसिस क्या कहती है, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस या जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परासरण। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच ओनली द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन towards lower concentration through a semi permeable membrane, that is known as SPM in short। SPM semi permeable membrane, यानी ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। किधर से किधर? जिधर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से उस साइड में जिस साइड में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, किसका? सॉल्वेंट का, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट से किधर? सॉल्यूशन की तरफ, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट कम और सॉल्यूट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है तो सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। इसीलिए
जो फ्लो होगा वो फ्लो किधर से किधर होगा, फ्लो होगा किधर से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, किसके थ्रू, थ्रू ए एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में जान लें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि ऑस्मोसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं भिन्न भिन्न जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी जो मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर्स पाई जाती है व्हिच अलाउ टू पास द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू देम, दैट इज नोन एज एसपीएम। और पिग ब्लैडर ऐसे ही एक मेम्ब्रेन है जो एसपीएम की तरह से बिहेव करती है। लेकिन फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बहुत सारी आर्टिफिशियली जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है, या फिर सेलोफेन की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है। तो ये सारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, और इनका यूज जो है वो हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जहां पे ऑस्मोसिस को शो करना होता है करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखें वो क्या कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस क्या चीज है ऑस्मोसिस? तो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ the solvent through a semi-permeable membrane the spontaneous flow of solvent through a semi-permeable membrane from a pure solvent to solution, to the solution, or from a dilute solution to concentrate solution is called osmosis. ऑस्मोसिस क्या है? एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है जो किधर से किधर होती है, सॉल्वेंट का जो है वो मूवमेंट होता है, किसके थ्रू, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किधर से किधर, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, या फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और इसमें हमने कुछ किशमिश के दाने रख दिए, किशमिश के दाने अगर यहाँ पे रख दें तो ये किशमिश जो है वो स्वेल अप हो जाती है, जबकि अगर मान लो कि हमने बिल्कुल ऐसे ही बर्तन में थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन लिया, यहाँ पे हमने लिया शुगर सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट शुगर सोल्यूशन लिया, और इसमें हमने अंगूर के दाने रख दिए, तो ये श्रिंक हो जाता है, श्रिंक्स। जो अंगूर के दाने होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जबकि किशमिश के दाने जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जबकि किशमिश की जो ऊपर की बाउंड्री होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो उसकी सेल वॉल होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करेगी, और अंगूर की भी जो अपर लेयर होती है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किशमिश के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, और मीडियम में जो सराउंडिंग मीडियम है वहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए वाटर जो होगा वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंगूर में ज्यादा है, किसकी तुलना में, कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन की तुलना में। कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन में पानी कम है, वाटर कम है, इसलिए जो वाटर है यहाँ पे
अंगूर के अंदर ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आर पार होकर के इस सराउंडिंग मीडियम में आ जाता है, जिसकी वजह से ये अंगूर सिकुड़ जाते हैं। तो ये केवल ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है, ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि एसपीएम क्या चीज है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, किसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या SPM. तो the membrane which allow to pass the particles of solvent but not solute is called SPM. इसी को SPM या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो SPM जो है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो नेचुरली जितने भी मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसके अंदर से ट्रांसपोरेशन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन SPM को आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। SPM कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं और बहुत सारी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो अवेलेबल है। तो कौन कौन सी, जैसे सेलोफेन की बनी हुई SPM, या फिर कॉपर फेरोसाइनाइड या फिर आयरन सिलिकेट से बनी हुई प्रिसिपिटेट से बनी हुई। तो ये सब आर्टिफिशियल SPMs है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है। तो इतनी चीजें, ऑस्मोसिस को हम लोगों ने यहां तक समझ लिया। अब हम लोगों को देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़िए, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। भले ही आप लोगों को छूट मिल गई है, लेकिन घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, और घर के अंदर रहते हुए अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देते रहें। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।